नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अश्वनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। तो दोस्तों, हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसके अंदर हम सिक्स्थ से लेकर ट्वेल्थ तक की जो एनसीईआरटी होती है उनको वन बाय वन पढ़कर कंप्लीट करेंगे, ताकि जिनका बेसिक कमज़ोर है वो एक बार हर सब्जेक्ट की एक पकड़ बना ले। और ये जो चैप्टर हम करेंगे दोस्तों, ये स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब के बच्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले हिस्ट्री, जिसके अंदर हम सिक्स क्लास की एक बुक है हमारे अतीत, वहाँ से हम अध्याय 1 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रीन देखते जाना है और हम जो बोलते जा रहे हैं उसको सुनते जाना है। सुनने से चीज़ें जल्दी यादें होती हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है। आप कोई काम भी कर रहे हैं अगर, तो आप ईयरफोन अपने कान में लगाइए, इस वीडियो को चलाइए, अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 का पुस्तक हमारे अतीत, अध्याय 1, क्या, कब और कहाँ और कैसे। यहाँ पर एक तरीका यूज़ किया गया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे, जिसमें से हर एक चैप्टर के अंदर कोई स्टूडेंट पूछेगा आपसे, कोई भी प्रश्न ऐसा लिया जाएगा जिसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है रसीदा, उसका सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आगे देखते हैं क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब उस समय की बातें याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों को यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। एक प्रश्न उठता है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र आपको आपकी पुस्तक में होगा, आप चाहें तो अपनी बुक के अंदर उसको देख सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। नर्मदा नदी आप मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कई लाख वर्ष पहले नहीं, कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक जो इकट्ठे करने वाले होते हैं, जो कि बहुत ही कुशल थे, परफेक्ट थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब आसपास के जो जंगल हैं, उन जंगलों के अंदर किस प्रकार का खाना मिल सकता है, किस प्रकार की जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे कैसे होते हैं, सब कुछ उनको नॉलेज थी, उससे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट किया करते थे, आखेट मतलब शिकार किया करते थे। अब तुम उस पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया
वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए ये मैप है, आप इस मैप में देख सकते हो कि इस पूरे मैप के अंदर जो ब्लू कलर की आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये सारी नदियां हैं। इसी इन्हीं के अंदर आप अलग अलग नदियों को देखिए, और जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उनसे इसको इस मैप से रिलेट करके पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए गंगा अगर चल रही है तो गंगा नदी बहती बहती जा रही है और रास्ते में कोई छोटी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिल जाए आने के बाद, तो गंगा नदी की वो सहायक नदी हो जाएगी। अब प्रश्न ये भी उठता है कि गंगा नदी को सहायक नदी क्यों नहीं कहा गया, दूसरी नदी को ही गंगा नदी का सहायक नदी क्यों कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं इसको चेक करने के लिए कि भाई कौन सा नदी जो है वो सहायक है और कौन सी मेन नदी है। तो दोनों को जब कंपैरिजन करोगे आप तो देखोगे कि जो सहायक नदी होती है उसकी गहराई मेन नदी के मुकाबले कम होती है। तो जब दो नदियाँ आपस में मिलेंगी तो अगर किसी नदी की गहराई कम है तो वो सहायक नदी बन जाएगी बड़ी नदी की जिसकी गहराई ज़्यादा है। इन केस कि दोनों नदियाँ जो हैं उनकी गहराई सेम है, लगभग लगभग, बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती लेकिन लगभग लगभग सेम है, दोनों से बराबर ही गहराई पर हैं। तो जब वो दोनों नदियाँ जुड़ती हैं तो एक नई नदी का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अलकनंदा, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा इस मैप के अंदर, यहाँ पे आपको झेलम नदी, ये आपका कश्मीर के आसपास देखिए आपको झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ये सारी नदियाँ मिलकर सिंधु नदी में आगे जाके मिल रही हैं, ठीक है ना। तो सिंधु नदी को जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो बाकी नदियों के मुकाबले, झेलम नदी के मुकाबले, चुनाब नदी के मुकाबले, रावी नदी के मुकाबले, सतलज नदी और व्यास नदी के मुकाबले सिंधु नदी ज़्यादा गहरी है। और क्योंकि वह ज़्यादा गहरी है तो इसीलिए इन सारी नदियों को ही सिंधु नदी का सहायक नदी बोल दिया गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, इसी मैप के अंदर हिमालय के पास आप देखोगे तो गंगा नदी जा रही है। इस गंगा नदी में यमुना नदी पीछे ऊपर से आके मिल रही है, इधर से चंबल नदी आकर मिल रही है, ठीक है ना। ऐसे नदियाँ मिलकर गंगा नदी में जो मिल जाएंगी तो ये जो नदियाँ होंगी यमुना, चंबल, सोन नदी, ये सारी गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। लेकिन गंगा नदी जब बनती चलती है, तैयार होकर चलती है, जहाँ से गंगा नदी बनती है उस पॉइंट पर अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ दोनों मिल जाती हैं और वहाँ से गंगा नदी बहकर चलती है। फिर उसको आगे गंगा नदी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों की गहराई सेम है, और जब क्योंकि दोनों की गहराई सेम है तो किसी भी एक नदी को सहायक नदी या किसी भी एक नदी को मेन नदी नहीं कह सकते। इसीलिए दोनों के मिलने पर एक नई नदी का निर्माण हो गया जिसको गंगा नदी के नाम से जाना गया। चलिए आगे कह रहा है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, वही आपको मैप के अंदर देखना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए
और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। तो इससे दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो व्यापार के कारण जा रहे हो, चाहे आप घूमने के लिए जाते हो, किसी भी प्रकार से, तो आप खुद देखिए कि जब आप अगर मान लो कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, अब उन लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपको एक दूसरे के विचारों को जानने का एक अवसर प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बसकर रह गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, यानी कि जो आपकी जो मानचित्र की जो बुक होती है जिसको एटलस भी बोला जाता है, उसमें आप ईरान का और यूनान का पता लगाएं। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो सिंधु नदी है ना, उस सिंधु नदी में वो से को है बोलते थे, और क्योंकि वो उनकी भाषा थोड़ी दूसरे प्रकार की थी तो वो सिंधु ना बोलकर हिंदो हिंदो करते रहते थे। हिंदोस हिंदोस, ठीक है ना, या फिर इंदोस है बोलते थे या ई बोलते थे, तो हिंदोस हो गया और इंदोस हो गया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के अगर पूर्व में देखें, पूर्व दिशा में देखें, तो ये जो पूरा प्रदेश है इसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी कि ये एक समूह था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे भारत के अंदर, उनको जो है भरत के नाम से जाना जाता था, उस ग्रुप को भरत के नाम से जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्या कहा इन्होंने, ये जो सिंधु नदी है इससे पूर्व में रहने वाले लोगों का जो ग्रुप था उसको भरत के नाम से जाना गया, और 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। और बाद में इसी, क्योंकि लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो भरत है ना, तो देश का नाम भी भरत ही रख दिया गया। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती थी। देखिए ये आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये एक अलग ही प्रकार की लिपि है जिसको पांडुलिपि कहा जाता है। ये ऐसे हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं लिखे हुए, उसको फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है ना। इनके लिए अलग ही टीम होती है जिनको नॉलेज होती है इन चीज़ों की, वो ट्रांसलेट करके पता लगाती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। देखिए कागज़, आप जो किताबों के कागज़ होते हैं वो भी अगर लंबे समय तक रख ही रहे तो उनके कागज़ पहले पीले पड़ेंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से पेड़ों के जो पत्ते होते थे उन पर ही लिखा जाता था, तो उनको कुछ तो कीड़े खा गए और कुछ जो थे गल गए, खराब हो गए, नष्ट हो गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं।
प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जैसे कि आप कभी जाके देखना किसी बिल्डिंग में, अगर वहाँ पे कोई इंसान कोई कमरा बना देता है तो उस कमरे के बाहर एक नेम प्लेट लगा देता है जिसमें लिखा जाता है कि भाई इस आदमी ने इस तारीख को ये जो कमरा बनाया है इसमें इतना योगदान दिया, जो कुछ भी इस प्रकार का एक कहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक इस प्रकार का एक नोटिस ही है या कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, दीवारों पे लिखा हुआ। तो ऐसे ही जो अभिलेख होते हैं वो क्या होता था कि किसी पिलर पर, गुफाओं के अंदर ऐसे लिखे हुए मिलते थे, पत्थरों पर। ठीक है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है ना। जैसे नोटिस बोर्ड लगाते हैं ना आजकल, तो ऐसे ही नोटिस बोर्ड लगा देते थे। तो ये आपको देखो दीवार का आपको फोटो भी दिख रहा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा वही दोबारा कह रहा हूँ मैं क्या लिखा हुआ है इसका, लेकिन उस टाइम के लोग ऐसे दीवारों पर अंकुरित करवा देते थे जिससे लोग पढ़ सकें कि नोटिस क्या है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब उदाहरण के लिए कि भी जो राजा जब जीत कर आते थे तो भी मैं इस जंग को मैंने जीत लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर लिख देते थे ताकि फ्यूचर में आने वाले लोग उनको पढ़ के पता लगा सके कि हाँ पास्ट में यानी कि इतिहास में क्या हुआ था। चलो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि पत्थर पर लिखवाने का पहला कारण तो यही हो गया कि वो लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि हमने बात करी थी कि किसी कागज़ पर या पेड़ के पत्ते पर अगर लिख दिया जाए तो या तो कीड़े खा जाएंगे या वो गल जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे समय के साथ साथ। लेकिन पत्थर पर अगर कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है ना। अगर बात करी जाए कि इसमें कठिनाइयाँ क्या आएंगी, तो कठिनाइयाँ कहीं ना कहीं देखिए पत्थर पर लिखना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसके लिए स्पेशल कारीगर भी होते हैं जो लिखें उसको अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करता है। यानी कि वो देखता है, उससे पता लगाता है कब का है, कितने सालों पुराने का है और इस मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। ये सारा काम पुरातत्वविद करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको जो मटका दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में आपको जो है ये सिक्कों के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये टूटे फूटे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, ये आपको देखना है कि हमारे जो हम आज जो सिक्के यूज़ करते हैं उसके मुकाबले सिक्के कैसे हैं। चलिए आगे चलते हैं कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व
से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यहाँ पर तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। यानी कि आपसे आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछता है तिथि, तारीख बताए, दिन बताएं, तो आप क्या करोगे? उस दिन की तारीख बता देंगे, महीना बता देंगे और 2000 सन बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज मैं जब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की जो क्लास की जो डेट है वो है 17 दिसंबर 2022। तो यहाँ से आपको एक तिथि पता चल गई, ये तिथि है, ठीक है ना, आज के दौर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियों को ईसा मसीह से पहले की तिथि के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर कहा जाए कि आज हम 2022 में बैठे हैं तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2022 साल पहले हुआ। उसके बाद हम सालों को जोड़ते जा रहे हैं, साल नंबर 1, साल नंबर 2, साल नंबर 3, साल नंबर 2020, साल नंबर 2021 और साल नंबर 2022। लेकिन उनके जन्म से पहले हम क्या करेंगे? माइनस में लेते हुए जाएंगे। मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले की घटना है, तो हम बोलेंगे 1 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। अगर ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले की कोई कहानी है तो हम कहेंगे 5 वर्ष ईसा पूर्व। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पहले की कहानी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है बेसिकली, ठीक है। आपको ये देखना है, देखिए फिगर देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे अलग अलग फिगर का एक अलग अलग जो है अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो इस प्रकार से कोडिंग की जाती है और ढूंढने की कोशिश की जाती है कि हमारे जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें लिखी गई होंगी वो क्या कहना चाह रहे होंगे। तो इसमें समय भी लगता है, इसके लिए स्पेशल बंदे होते हैं, स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं वे लोग, तभी इनको डिकोड कर पाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, इसकी जो थ्योरी करवाई है आपको अच्छी लगी होगी। और आगे में हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलते चले जाएंगे और इनके बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स पर भी आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आप इसमें पॉजिटिव या प्लस माइनस कुछ करवाना चाहते हैं हमारी वीडियो में तो वो भी बताएं। तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। और आपको एक बात और बता दूं मैं, हमारी जो मानचित्र की जो क्लासेस हैं वे भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।